स्टूडेंट वी एकेडमी ग्रेविटॉन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और पिछली क्लास हमने जहां से छोड़ी थी उससे आगे हम फिर शुरुआत करते हैं और अब हम आज पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ चार्ज कंट्रैक्शन थ्योरी। स्टूडेंट बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ चार्ज कंट्रैक्शन थ्योरी, चार्ज कंट्रैक्शन थ्योरी, चार्ज कंट्रैक्शन थ्योरी, चार्ज कंट्रैक्शन थ्योरी, चार्ज कंट्रैक्शन फिनोमिना जो हमने पढ़ा था, या एक्साइटेशन कंट्रैक्शन जो कंट्रैक्शन थ्योरी जो हमने पढ़ी थी, चार्ज कंट्रैक्शन फिनोमिना जो हमने पढ़ा था, उससे हम क्या क्या समझ सकते हैं। तो उसकी एप्लीकेशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे, समझेंगे। ये हमको क्या समझा सकता है? ये हमको समझा सकता है कि कोई मॉलिक्यूल कब एग्जिस्ट करेगा और कोई मॉलिक्यूल कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि हम इससे समझ सकते हैं नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल। क्या समझ सकते हैं? नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल समझ सकते हैं। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल हम चार्ज कंट्रैक्शन थ्योरी से, चार्ज कंट्रैक्शन फिनोमिनन से समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट को। ये थ्योरी हमको ये बता सकता है कि कोई भी एलिमेंट अपनी ऑक्टेट का एक्सपेंशन क्यों करता है। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट को हम इससे समझ सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट को हम इससे समझ सकते हैं। तीसरा, जो लुईस ऑक्टेट रूल की समस्या थी, जो नहीं बता सकती थी कि हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल क्यों बनते हैं, हाइपरवेलेंट क्यों बनते हैं, ये उन सब को एक्सप्लेन कर सकती है। ये हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल को बच्चे बता सकती है, आपको हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल्स को समझा सकती है, हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल को समझा सकती है, हाइपर वेलेंट मॉलिक्यूल्स को समझा सकती है, और वेलेंट मॉलिक्यूल को समझा सकती है, वेलेंट मॉलिक्यूल को समझा सकती है। और स्टूडेंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमको वेरिएबल कोवेलेंसीज के विषय में बता सकता है। किसके विषय में बता सकता है? वेरिएबल कोवेलेंसी के विषय में बता सकता है, वेरिएबल कोवेलेंसी के विषय में। तो स्टूडेंट आज हमको एप्लीकेशन ऑफ चार्ज कंट्रैक्शन थ्योरी पढ़नी है, जिसमें हम देखेंगे कि कोई मॉलिक्यूल कब एग्जिस्ट करता है और कब एग्जिस्ट नहीं करता। फिर हम देखेंगे कि एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट वाले हाइपोवेलेंट, हाइपरवेलेंट, वेलेंट और वेरिएबल कोवेलेंसी, ये हमने पढ़ी ही है पिछली क्लासेस में, और आज हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स को, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल को, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स को, नॉन एग्जिस्टेंस, यहां पे लिखता हूं बच्चे, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। कोई भी कोवलेंट मॉलिक्यूल यदि एग्जिस्ट नहीं करता है तो वह क्यों नहीं करता है? इसके दो रीजन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दो रीजन हो सकते हैं। यानी कि देयर कैन बी टू रीजन फॉर द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल। यदि कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसके स्टूडेंट दो रीजन हो सकते हैं, दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है, फर्स्ट रीजन हो सकता है फेल्स इन प्राइमरी कंडीशन। मैंने बताया था चार्ज कंट्रैक्शन थ्योरी, चार्ज कंट्रैक्शन थ्योरी या में दो कंडीशंस होती हैं। एक्साइटेशन के लिए दो कंडीशन जरूरी है, एक प्राइमरी कंडीशन और एक सेकेंडरी कंडीशन। तो बच्चे ऐसा हो सकता है कि यदि कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो फेल्स मार रहा है इन प्राइमरी कंडीशन, फेल्स इन प्राइमरी कंडीशन। मैंने कहा एक्साइटेशन के लिए दो कंडीशन जरूरी है, एक प्राइमरी कंडीशन और एक सेकेंडरी कंडीशन। प्राइमरी कंडीशन में मैंने बताया था अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स, लो लाइंग वेकेंट ऑर्बिटल्स, और सेकेंडरी कंडीशन में मैंने बताया था कि लोअरिंग ऑफ एनर्जी गैप होना चाहिए, लोअरिंग ऑफ एनर्जी गैप होना चाहिए। और यदि वो नहीं होगा तब भी क्या नहीं हो सकता, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। तो यानी कि सेकेंडरी कंडीशन फेल्स इन प्राइमरी कंडीशन,
या तो फेल मार जाए मॉलिक्यूल किस में स्टूडेंट, प्राइमरी कंडीशन में फेल मार जाए, या फिर स्टूडेंट वो दूसरा है सेकेंडरी कंडीशन में फेल मार जाए। फेल्स इन सेकेंडरी कंडीशन, बोलो स्टूडेंट क्या होगा, फेल्स इन सेकेंडरी कंडीशन। फेल्स इन सेकेंडरी कंडीशन हो सकता है स्टूडेंट, या तो वो प्राइमरी कंडीशन में फेल मार जाए या सेकेंडरी कंडीशन में फेल मार जाए। प्राइमरी कंडीशन का मतलब है, प्राइमरी कंडीशन का मतलब है एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। प्राइमरी कंडीशन का मतलब है एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। और सेकेंडरी कंडीशन का, फेल्स इन सेकेंडरी कंडीशन का मतलब है एब्सेंस ऑफ चार्ज कंट्रैक्शन हो जाए। क्या हो जाए बच्चे, एब्सेंस ऑफ चार्ज कंट्रैक्शन हो जाए, एब्सेंस ऑफ चार्ज कंट्रैक्शन हो जाए, एब्सेंस ऑफ चार्ज कंट्रैक्शन हो जाए। स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द एप्लीकेशंस ऑफ चार्ज कंट्रैक्शन थ्योरी, जो मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताई थी, उसकी 4 एप्लीकेशन है। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता तो क्यों नहीं करता। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, हाइपोवेलेंट, हाइपरवेलेंट, वेलेंट और वेरिएबल कोवेलेंसी के विषय में बता सकता है। तो हम पहले पढ़ रहे हैं नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल। अगर कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो चार्ज कंट्रैक्शन थ्योरी कहती है कि उसके 2 रीजन हो सकते हैं। क्या, 2 रीजन फॉर द नॉन एग्जिस्टेंस मॉलिक्यूल, या तो वो प्राइमरी कंडीशन में फेल मार जाए, प्राइमरी कंडीशन में फेल मार जाए। प्राइमरी कंडीशन का मतलब है कि उसके पास एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि NR5 एग्जिस्ट नहीं करता, NR5 एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि अगर मैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर लिखूं तो क्या होता है 7, तो क्या होगा 1s2 2s2 और क्या होगा बच्चे 2p3 होगा। तो मुझे इनर इलेक्ट्रॉन्स तो लेने नहीं होते, मेरे पास है क्या 2s और मेरे पास है स्टूडेंट यहाँ पे 2p, और इस s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, तो नाइट्रोजन ईचली 3 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है R। लेकिन अगर मैं NR5 नाइट्रोजन के साथ 5 बॉन्ड बनवाना चाहूँ तो मुझे इसे एक्साइट करना पड़ेगा, लेकिन ये एक्साइट होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या है एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल है। यहाँ पे कोई डी ऑर्बिटल है ही नहीं, यहाँ पे कोई डी ऑर्बिटल है ही नहीं, 2s 2p, अब 2d होता ही नहीं है, 2d होता ही नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे क्या है एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल है। क्या है, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल है स्टूडेंट, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल है, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल है। और जब एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल है इसका मतलब NR5 फेल्स कर गया है किसमें, प्राइमरी कंडीशन में। किसमें स्टूडेंट, प्राइमरी कंडीशन में। यदि मैं बात करूं SH5, तो SH5 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मैंने कहा था कि SH5 को अगर एग्जिस्ट करना है तो इस पे सल्फर पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो चार्ज कंट्रैक्शन फिनोमिना अप्लाई हो जाएगा, और चार्ज कंट्रैक्शन फिनोमिना अप्लाई हो जाएगा तो डी ऑर्बिटल कंट्रैक्ट हो जाएंगे। डी ऑर्बिटल कंट्रैक्ट हो जाएंगे तो लोअर इन एनर्जी गैप हो जाएगा, और यदि स्टूडेंट लोअर इन एनर्जी गैप हो गया तो सेकेंडरी कंडीशन से अप्लाई हो जाएगी, यानी कि चार्ज कंट्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि सेकेंडरी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। लेकिन H में इतनी ताकत नहीं कि इसमें प्लस चार्ज ले आए, बल्कि ये तो क्या लाएगा, माइनस चार्ज लाएगा। क्या लाएगा, माइनस चार्ज आएगा। यहाँ पे एक्चुअली में माइनस चार्ज आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस चार्ज आया तो ये तो 3D तो और एक्सपेंड हो जाएगा, 3p और 3d और एक्सपेंड हो जाएंगे, और एक्सपेंड हो गए तो एक्साइटेशन हो ही गई नहीं, 3s से 3d और दूर चले जाएंगे। तो इसलिए SH5 एग्जिस्ट नहीं करता है, SH5 एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों, एब्सेंस ऑफ चार्ज कंट्रैक्शन। तो हम नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल पढ़ने जा रहे हैं, और ये क्या है, एप्लीकेशन है किसकी, चार्ज कंट्रैक्शन थ्योरी की। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं नॉन एग्जिस्टेंस की, किसकी बात करते हैं, नॉन एग्जिस्टेंस मॉलिक्यूल। कौन कौन से मॉलिक्यूल नहीं बन सकते हैं, तो 2 प्रकार के मॉलिक्यूल्स नहीं बन सकते हैं, या तो जो प्राइमरी कंडीशन में फेल हो जाए यानी कि एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, या फिर जो सेकेंडरी कंडीशन में फेल हो जाए, एब्सेंस ऑफ चार्ज कंट्रैक्शन आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नाइट्रोजन का केस लूँ, किसका केस लूँ, नाइट्रोजन का, और यदि मैं किसका केस लूँ स्टूडेंट, ऑक्सीजन का केस लूँ। आपको पता है अभी मैंने दिखाया नाइट्रोजन का क्या होता है, 2s2 होता है और 2p3 होता है। क्या होता है स्टूडेंट, 2p3 होता है।
तो इजीली नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड नाइट्रोजन इजीली बना सकता है। उसी प्रकार अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के साथ में ये होता है ये, तो ऑक्सीजन पे नाइट्रोजन पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड वो इजीली बना सकता है। नॉर्मल कोवेलेंसी नाइट्रोजन की 3 होगी क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नॉर्मल कोवेलेंसी ऑक्सीजन की 2 होगी क्योंकि इसमें क्या है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 आर से जुड़ सकता है। यानी कि स्टूडेंट मैं ये कहना चाहता हूँ NR3 एग्जिस्ट कर जाएगा और स्टूडेंट क्या होगा, और क्या होगा OR2 क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा क्योंकि यहाँ कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या नहीं कर सकता, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो NR5 नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, ये एक्साइटेशन इज नॉट पॉसिबल, एक्साइटेशन इज नॉट पॉसिबल, और प्रमोशन भी बोलते हैं इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल स्टूडेंट, क्यों नहीं है ये पॉसिबल, एक्साइटेशन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। यानी कि स्टूडेंट जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ये फेल हो गया, फेल्स इन प्राइमरी कंडीशन, फेल्स इन प्राइमरी कंडीशन जो एक्साइटेशन के लिए जरूरी है प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, तो ये फेल्स इन प्राइमरी कंडीशन हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट, ये फेल्स हो गया इन प्राइमरी कंडीशन। ये प्राइमरी कंडीशन में क्या हो गया, फेल मार गया स्टूडेंट, ये फेल मार गया किसमें, प्राइमरी कंडीशन में। तो NR5 नहीं बन सकता स्टूडेंट, NH5 नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि ये सब फेल मार रहे हैं, किसमें मार रहे हैं बोलो बच्चे, किसमें मार रहे हैं, प्राइमरी कंडीशन में मार रहे हैं। NF5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, NX5 मान लो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये सब फेल मार गए, किसमें फेल मार गए, प्राइमरी कंडीशन में फेल मार गए। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन पे नहीं बनेगा, OR4 नहीं बनेगा, OH4 नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी एक्साइट नहीं कर सकते, यहाँ पर भी एक्साइट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सेम रीजन, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। और ये ऑक्सीजन भी फेल मार गया, किसमें फेल मार गया, प्राइमरी कंडीशन में फेल मार गया। किसमें फेल मार गया बोलिए स्टूडेंट, ये भी प्राइमरी कंडीशन में फेल मार चुका है। क्या मार चुका है, फेल मार चुका है। तो ना तो OR4 ना ही OF4 कुछ भी नहीं बनने वाला है, कुछ भी नहीं बनने वाला है। अगर आप सोचें OR6 बन जाएगा, नहीं बनेगा, OH6 बन जाएगा, नहीं बनेगा, OF6 बन जाएगा, नहीं बनेगा। ये सब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये सब के सब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे स्टूडेंट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब के सब मॉलिक्यूल फेल मार रहे हैं किसमें, प्राइमरी कंडीशन में। किसमें, प्राइमरी कंडीशन में। चार्ज कंट्रैक्शन फिनोमिना की जो प्राइमरी कंडीशन थी उसमें ये लोग फेल मार रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन क्या है, 4 कोवेलेंसी दिखा सकता है, क्योंकि सेकंड पीरियड का एलिमेंट नॉर्मली सामान्य, नॉर्मली तो 3 वैलेंसी दिखाएगा नाइट्रोजन, नॉर्मली तो 3 दिखाएगा क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर हम इसके साथ जोर जबरदस्ती करेंगे तो ये कह देगा कि मैं 3 तो सामान्य बनाता हूँ, 3 तो मैं सामान्य बनाता हूँ, मेरे पास एक लोन पेयर, बस आप एक वेकेंट ऑर्बिटल ले आओ। तो अगर H+ लिया है तो ये इसको क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है, और कोऑर्डिनेट कर सकता है तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी नाइट्रोजन की कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कोवेलेंसी नाइट्रोजन की 4 हो सकती है। और मैंने बताया भी था कि मैक्सिमम कोवेलेंसी पिछली क्लास में सेकंड पीरियड एलिमेंट की 4 हो सकती है, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर ऑर्बिटल है। और यदि कोई एक ऐसा स्पीशीज इसके पास में आ जाए जिसमें वेकेंट ऑर्बिटल है तो ये अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, एज ए लुईस बेस ये एक्ट कर सकता है, और डोनेट करके मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। मैक्सिमम कोवेलेंसी नाइट्रोजन की कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कोवेलेंसी नाइट्रोजन की कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है। ऑक्सीजन सामान्य तो 2 बॉन्ड बनाता है, सामान्य आप OR2 के रूप में देखेंगे, H2O के रूप में देखेंगे, सामान्य तो 2 बॉन्ड बनाता है। नॉर्मल कोवेलेंसी ऑक्सीजन की 2 होती है, लेकिन अगर आप इसके साथ भी जोर जबरदस्ती करोगे तो ये क्या काम करेगा, ये क्या काम करेगा, इसके पास में 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास में, 2 लोन पेयर होते हैं। अगर इसके पास में आप एक वेकेंट ऑर्बिटल वाली स्पीसीज को ले आए तो इसको ये डोनेट कर देगा और क्या बना लेगा स्टूडेंट, H3O+ बना लेगा। यानी कि H3O+ का मतलब
H3O प्लस का मतलब ये मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ये एक ही टाइम पे एक ही लोन पेयर दे सकता है। एक ही टाइम पे ये एक ही लोन पेयर क्यों दे सकता है, इसका जवाब मैं आपको MOT में बताऊंगा। MOT में बताऊंगा। वाटर कभी भी 2 लोन पेयर को डोनेट नहीं कर सकता, कभी भी 2 लोन पेयर को डोनेट नहीं कर सकता। यह एक ही लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, कभी भी अपने 2 लोन पेयर को डोनेट नहीं कर सकता। तो इसकी जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है वो ऑक्सीजन की वो 3 होती है। तो ऑक्सीजन की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 3, जबकि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है। तो बच्चे आप ये देखिए NR5, NF5, NH5, NX5, ये NX5 है, कुछ भी आ जाए यहाँ पे NX5, ये सब एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे OR4, OH4, OF4, OR6, OH6 और OF6 प्लस ये क्या नहीं करेंगे, एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये प्राइमरी कंडीशन में स्टूडेंट फेल मार रहे हैं, प्राइमरी कंडीशन में फेल मार रहे हैं। अब बात करते हैं उन मॉलिक्यूल्स की जो सेकेंडरी कंडीशंस में क्या कर रहे हैं, फेल मार रहे हैं। क्या मार रहे हैं, फेल मार रहे हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि क्या PF5 एग्जिस्ट करेगा, यस PF5 एग्जिस्ट कर जाएगा। क्यों कर जाएगा, क्योंकि P पे 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन और 5 फ्लोरीन। और फ्लोरीन क्योंकि फॉस्फोरस से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगी और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पे क्या आ जाएगा, अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा 5 फ्लोरीन के कारण। और यदि ऐसा हुआ तो क्या होता है, यहाँ पे क्या है 3s है और यहाँ पे क्या है 3p है। और ये जो 3D जो ओरिजिनली दूर होते थे, ये जो 3D दूर आसमानों में होते थे, ये कंट्रैक्ट हो जाएंगे, ये कंट्रैक्ट हो जाएंगे 3D। क्यों कंट्रैक्ट हो जाएंगे, चार्ज कंट्रैक्शन फिनोमेनन की वजह से, क्योंकि फास्फोरस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ये यहाँ हो जाएंगे, ये यहाँ हो जाएंगे, ये यहाँ हो जाएंगे। और क्या होता है 3s2 3p5 होता है, 3s2 3p3 तो 5 होते हैं। तो स्टूडेंट ये यहाँ से क्या कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसका क्या कर जाएगा, प्रमोट कर जाएगा। और इस कारण से PF5 तो एग्जिस्ट कर जाएगा। क्यों कर जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी कंडीशन प्रेजेंस ऑफ चार्ज कंट्रैक्शन ले आएगा, चार्ज कंट्रैक्शन को ले आएगा ये फ्लोरीन इसको चार्ज और d ऑर्बिटल को कंट्रैक्ट कर देगा। किससे कंट्रैक्ट कर देगा, चार्ज कंट्रैक्शन फिनोमेना से कंट्रैक्ट कर देगा। और यदि ऐसा हो गया तो PF5 एग्जिस्ट कर जाएगा। परंतु H में ऐसी ताकत नहीं है, बल्कि ये तो निगेटिव लाएगी, तो PH5 डज नॉट एग्जिस्ट। PH5 स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक यही कंडीशन होगी कि SH4 डज नॉट एक्सिस्ट, SH6 डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। और ये XEH6 डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये तो निगेटिव चार्ज ला रहे हैं, ये तो स्टूडेंट निगेटिव चार्ज ला रहे हैं। और यदि ये निगेटिव चार्ज ला रहे हैं, अगर ये निगेटिव चार्ज ला रहे हैं तो वैलेंस ये 3D और एक्सपेंड हो जाएगा, 3s और 3D, 3p और 3D ये और एक्सपेंड हो जाएंगे, और दूर चले जाएगा, ये 3D और दूर चला जाएगा। और यदि ऐसी बात है तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार SEH6 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। IH5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, IH7 एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये सारे वो मॉलिक्यूल हैं स्टूडेंट जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, विल नेवर एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि ये फेल्स मार गए, फेल्स इन सेकेंडरी कंडीशन। ये क्या कर गए स्टूडेंट, फेल्स कर गए इन सेकेंडरी कंडीशन, फेल्स मार गए इन सेकेंडरी कंडीशन। ये सेकेंडरी कंडीशंस में स्टूडेंट क्या हो गए, फेल मार गए, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो सर एग्जिस्ट क्या कर सकता है, एग्जिस्ट क्या कर सकता है, देखिए बच्चे PF3 तो नॉर्मल है, PF3 तो नॉर्मल है, ये तो एग्जिस्ट करता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये रहा 2s, और यहाँ पे ये रहा 3s, और यहाँ पे ये रहा 3p3। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे F भी जुड़ सकता है और H भी जुड़ सकता है, यहाँ पे F भी जुड़ सकता है, H भी जुड़ सकता है, F भी जुड़ सकता है, H भी जुड़ सकता है। यानी कि PF3 भी एग्जिस्ट करेगा, PH3 भी एग्जिस्ट करेगा, परंतु PF5 तो एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन PH5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैंने आपको पिछली इस यहाँ पे बनाया, PH5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, SH4 एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो कौन कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर जाएंगे, SF4 बिल्कुल कर जाएगा एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले आएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज ले आएगा। SF6 एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज ले आएगा। IF
6 एग्जिस्ट कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले आएगा। XeF6 ये एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे क्या ले आएंगे स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज ले आएंगे। IF ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले आएंगे। तो स्टूडेंट ये सब के सब क्या कर जाएंगे, ये एग्जिस्ट कर जाएंगे स्टूडेंट, ये सब के सब एग्जिस्ट कर जाएंगे। क्यों कर जाएंगे, क्योंकि सेकेंडरी कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है। और ये सब एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये फेल्स इन सेकेंडरी कंडीशन। और ये सब एग्जिस्ट कर जाएंगे ड्यू टू चार्ज कंट्रैक्शन फिनोमिनन, चार्ज कंट्रैक्शन फिनोमिनन के कारण क्या हो जाएगा, ड्यू टू चार्ज कंट्रैक्शन फिनोमिनन, क्योंकि वे डी ऑर्बिटल को क्या कर देते हैं स्टूडेंट, कंट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या सर किसी मॉलिक्यूल को एग्जिस्ट करने के लिए या नॉन एग्जिस्ट करने के लिए केवल यही 2 ही कंडीशन है? क्या किसी भी मॉलिक्यूल के नॉन एग्जिस्टेंस के लिए 2 ही कंडीशन है? कौन कौन सी? फेल्स इन प्राइमरी कंडीशंस। क्या मैं ये कह सकता हूं कोई भी मॉलिक्यूल अगर इन 2 चीजों में फेल मार गया तो क्या वो एग्जिस्ट नहीं करेगा? मैंने ऐसा नहीं कहा स्टूडेंट। यस, ये तो पक्की बात है कि जो भी मॉलिक्यूल प्राइमरी कंडीशन और सेकेंडरी कंडीशन में फेल हो जाएगा वो कभी भी वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन और भी कारण हो सकते हैं स्टूडेंट। वो और दूसरे कारण कौन हो सकते हैं? मान लीजिए कि आपके सामने मैंने दिया एक SiCl6 मॉलिक्यूल। क्या दिया बच्चे? SiCl6 मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। अब देखिए ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन आता है 3rd पीरियड के एलिमेंट में। तो सिलिकॉन का अगर मैं एटॉमिक नंबर देखूं, कार्बन सिलिकॉन और मैजिक नंबर से कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 14। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो होगी स्टूडेंट वैलेंस सेल की 3s2 3p2। वैलेंस सेल की जो कन्फिग्रेशन होगी वो क्या होगी? 3s2 3p2। चलो लिखते हैं सिलिकॉन को हम लेते हैं। चलो मैं इसकी जगह हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं स्टूडेंट? दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मैं आपके सामने लिखूं SCl6। क्या लिखूं स्टूडेंट? SCl6 लिखूं। तो सल्फर क्या होता है बच्चे? सल्फर होता है 16। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? यहाँ पे हो जाएगा 3s2 और 3p4 होगा। यानी कि स्टूडेंट हमारे पास में सल्फर है, सल्फर में यहाँ 3s है और यहाँ पे क्या है बच्चे? 3p है। 3p में ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन और 3d यहाँ पे है, 3d यहाँ पे है, यानी कि दूर आसमानों में है। परंतु क्योंकि सल्फर से कौन अटैच्ड हो रहा है? Cl अटैच्ड हो रहा है। ये निगेटिव है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो सीधी सी बात है कि ये कंट्रैक्ट होंगे। ये स्टूडेंट क्या होने वाले हैं? कंट्रैक्ट होने वाले हैं, यानी कि डी ऑर्बिटल कंट्रैक्ट हो जाएंगे। कंट्रैक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल होगा स्टूडेंट। ये क्या होगा? ये होगा कंट्रैक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल। ये होगा कंट्रैक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल होगा स्टूडेंट। ये कंट्रैक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल क्यों होगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ चुका है ड्यू टू चार्ज कंट्रैक्शन फिनोमिना। ये यहाँ पे लिखूं थोड़ा सा क्यों होगा? ड्यू टू चार्ज कंट्रैक्शन फिनोमिना होगा, ड्यू टू चार्ज कंट्रैक्शन फिनोमिनन के कारण स्टूडेंट ये डी ऑर्बिटल कंट्रैक्ट हो जाएंगे। ये कंट्रैक्ट हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट किया जा सकता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी एक्साइट किया जा सकता है। और अगर मैंने इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिया तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पे है मेरे पास 3s और यहाँ पे है 3p। मैंने इलेक्ट्रॉन 3d में पहुंचा दिए। कैसे? यहाँ से भी देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, 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 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। यानी कि बच्चे मैं यहाँ पे फिर यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? एक Cl जोड़ सकता हूँ, यहाँ पे 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 एक Cl जोड़ सकता हूँ। तो मेरे पास प्राइमरी कंडीशन भी अवेलेबल है
और सेकेंडरी कंडीशन भी अवेलेबल है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ चार्ज कंट्रैक्शन भी मेरे पास है और प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल भी मेरे पास है। फिर भी ये जो HCl6 मॉलिक्यूल है ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ये एग्जिस्ट स्टूडेंट इसलिए नहीं करता क्योंकि आप जरा देखिए कि सल्फर क्या है, ये है सल्फर, ये है, और जो सल्फर का जो साइज है ना, अगर ये है तो जरा समझो क्लोरीन का साइज, सल्फर का साइज अगर ये है तो सल्फर से जस्ट आगे ही कौन है, क्लोरीन। तो ये क्लोरीन ऑलमोस्ट क्या है, सेम साइज के, कंपेरेबल साइज के। अगर ये सल्फर है तो ये क्लोरीन है, यानी कि अगर हम देखें तो दोनों की साइज क्या है, कंपेरेबल है। लेकिन स्टूडेंट जैसे ही क्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, जैसे ही क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन करा तो क्लोरीन माइनस हो गए, यानी कि क्लोरीन माइनस का जो साइज है वो सल्फर से क्या हो गया, काफी बड़ा हो गया। सल्फर से क्या हो गया, काफी बड़ा हो गया। अब स्टूडेंट सल्फर है इतना सा और क्लोरीन के साइज है इतने बड़े, क्लोरीन के साइज है इतने बड़े, इतने बड़े। तो स्टूडेंट 5 तो आ गए, अब छठा क्लोरीन मैं कहाँ से लाऊं, सल्फर है, सल्फर है, Cl आ गया, Cl आ गया, एक Cl आ गया, एक Cl आ गया, ये Cl आ गया। अब छठा सल्फर कहाँ, छठा क्लोरीन मैं कहाँ से लाऊं। तो स्टूडेंट HCl6 में क्या हो गई है, स्टेरिक क्राउडिंग हो गई है। क्या हो गई है बच्चे, स्टेरिक क्राउडिंग हो गई है। इसके पास ऑल दो प्राइमरी कंडीशन में भी पास है, सेकेंडरी कंडीशन में भी पास है, लेकिन क्या है, स्टेरिक क्राउडिंग के कारण HCl6 एग्जिस्ट नहीं करेगा। HCl6 स्टेरिक क्राउडिंग के कारण एग्जिस्ट नहीं करेगा। HCl6 के नॉन एग्जिस्टेंस का रीजन है द रीजन फॉर द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ HCl6, नॉन एग्जिस्टेंस of HCl6 इज स्टेरिक क्राउडिंग। क्या है स्टूडेंट, स्टेरिक क्राउडिंग के कारण, ये स्टूडेंट स्टेरिक क्राउडिंग के कारण एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि HCl6 एग्जिस्ट नहीं करेगा, HCl6 एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, अब वन बाय वन। अब मैंने आपको बता दिया, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल, द रीजन फॉर द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल, द रीजन फॉर द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल 3 हो सकते हैं। द रीजन फॉर द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसी भी मॉलिक्यूल के एग्जिस्ट न करने के 3 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन, फेल्स इन प्राइमरी कंडीशन, दूसरा रीजन फेल्स इन सेकेंडरी कंडीशन, स्टूडेंट ये दोनों ही फिनोमिना किसको आते हैं, ये चार्ज कंट्रैक्शन थ्योरी से आते हैं। ये चार्ज कंट्रैक्शन फिनोमिना का पार्ट है। ये किसका पार्ट है स्टूडेंट, चार्ज कंट्रैक्शन फिनोमिनन का पार्ट है। लेकिन इसके अलावा भी इसके फिनोमिनन, लेकिन स्टूडेंट इसके अलावा भी एक तीसरा रीजन है, और वो तीसरा रीजन है स्टेरिक क्राउडिंग का। स्टेरिक क्राउडिंग के कारण भी कोई भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, स्टेरिक क्राउडिंग के कारण भी। स्टेरिक क्राउडिंग भी एक कारण रहेगा स्टूडेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो स्टूडेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अब स्टूडेंट बात करते हैं कुछ और मॉलिक्यूल की बात करते हैं। क्या BeF2 एग्जिस्ट करेगा? यस, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा BeF2। क्यों एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि बेरिलियम 4 है तो यहाँ पे होता है 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पे ये 2p खाली है, और 2s और 2p में ये क्या होता है स्टूडेंट, लो एनर्जी गैप होता है। क्या होता है स्टूडेंट, लो एनर्जी गैप होता है। तो ये यहाँ पे एक्साइट कर जाएगा, और अगर एक्साइट कर गया, तो अगर एक्साइटेशन हो गया इसमें, ये तो अपने आप ही हो जाता है एक्साइटेशन। मैंने बताया था ये एक एंडरजेनिक फिनोमिनन है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे
पे भी एक इलेक्ट्रॉन, तो एक एफ यहाँ पे आ गया और एक एफ यहाँ पे आ गया। यानी कि अगर मैं BeF2 की बात करूँ तो ये बन गया। लेकिन बी कॉशियस, आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि इस पे 2 वेकेंट p ऑर्बिटल हैं। अगर मान लो कि ये p x यूज हो चुका है तो इसके पास एक p z बचा हुआ है, और स्टूडेंट एक क्या बचा हुआ है, p y बचा हुआ है, p y और p z बचा हुआ है। तो क्या स्टूडेंट आप ये कह सकते हैं सर क्या BeF3 माइनस एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि एक वेकेंट p ऑर्बिटल है और एक F माइनस यदि इस पे अटैक कर दे और अपना इलेक्ट्रॉन इसके वेकेंट PZ में या PY में कहीं भी डाल दे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये BeF3 माइनस हो जाएगा और ये पक्का एग्जिस्ट करेगा। अगर इसके पास में एक और वेकेंट p ऑर्बिटल है और अगर एक और F माइनस आ जाए तो वो भी अपने इलेक्ट्रॉन इसके दूसरे वाले PY में डाल सकता है। सॉरी, इसमें नहीं, इसमें तो हमने कर लिया है। वो इसमें डाल सकता है, PY में डाल सकता है, यस PY में डाल सकता है। और यदि ऐसा किया तो BeF4 माइनस भी क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? एग्जिस्ट कर सकता है। तो क्या CCl6 एग्जिस्ट करेगा? क्या CCl6 2 माइनस एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कार्बन 2s होता है और 2p2 होता है, एक कार्बन, दो कार्बन, ये तो ये तो पक्का एग्जिस्ट कर जाएगा, ये वो कर जाएगा क्योंकि वेकेंट p ऑर्बिटल है। एक्साइटेशन होगा, क्या होगा? एक्साइटेशन होगा। और 2s और ये 1 2 3 4, यहाँ पे 4 क्लोरीन तो एग्जिस्ट कर सकते हैं, 4 क्लोरीन तो बॉन्ड बना सकते हैं 4। लेकिन अब इस पे एब्सेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल है, यानी कि फेल्स इन प्राइमरी कंडीशन। ये क्या है? फेल्स इन प्राइमरी कंडीशन। ये फेल मार गया किसमें? फेल्स इन प्राइमरी कंडीशन। एब्सेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, फेल्स इन प्राइमरी कंडीशन, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। फेल्स इन प्राइमरी कंडीशन तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या स्टूडेंट, तो क्या सर ये PCl6 माइनस एग्जिस्ट कर सकता है? PCl6 माइनस क्या एग्जिस्ट कर सकता है? देख लेते हैं। फॉस्फोरस में क्या होता है? फॉस्फोरस की बात करें, अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस में ये होता है 3s और स्टूडेंट यहाँ पे होता है 3p और यहाँ पे होता है 3d कंट्रैक्शन के बाद, यहाँ पे होता है 3d। 1 2 3 4 5 हो गया। तो एक क्या कर जाएगा? एक्साइट कर जाएगा, पक्का एक्साइट कर जाएगा। और एक्साइटेशन के बाद अगर हम दूसरी कंडीशन करें तो यहाँ पे 3s है, यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास में क्या है? 3p है, 3p में एक इलेक्ट्रॉन और 3s में एक इलेक्ट्रॉन, और अब 3d में भी क्या आ चुका है? एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो डेफिनेटली सी बात है, यहाँ पे एक Cl लगेगा, 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 यानी कि PCl5 बन गया। अब मुझे बनाना है PCl6। तो देखिए बच्चे, PCl5 पर अटैक कर सकता है कौन? Cl माइनस। और ये Cl माइनस अपने लोन पेयर के साथ आएगा। तो देखो ये पड़े वेकेंट d ऑर्बिटल, ये पड़े 4 वेकेंट d ऑर्बिटल पड़े हैं। क्या पड़े हैं? वेकेंट d ऑर्बिटल पड़े हैं। अगर Cl माइनस अपने इलेक्ट्रॉन को लाएगा तो ये अपने वेकेंट d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। और यहाँ पे ये स्टूडेंट आपके सामने बन जाएगा PCl6 माइनस। स्टूडेंट आपके सामने PCl6 माइनस बन जाएगा और ये पक्का एग्जिस्ट कर जाएगा, ये पक्का एग्जिस्ट कर जाएगा। सर अभी आपने बताया था S, ये PCl6 माइनस एग्जिस्ट कर जाएगा, पक्का कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। PCl6 माइनस एग्जिस्ट कर जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। PCl6 माइनस एग्जिस्ट कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आगे बात करते हैं। क्या 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 SiF6 एग्जिस्ट करेगा? क्या SiF6
2 माइनस एग्जिस्ट करेगा क्या? SiF6 से 2 माइनस एग्जिस्ट करेगा, देख लेते हैं। सिलिकॉन है, सिलिकॉन में 3s है और यहाँ पे क्या है 3p है, कोई दिक्कत नहीं है। सिलिकॉन में 3s है और 3p है, तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो थोड़ा सा इधर बनाते हैं। 3s है और यहाँ पे क्या है 3p है। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट? 2, 3s2 3p2, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइटेशन हो जाएगा, क्योंकि ये 3s और 3p में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है लो एनर्जी गैप होता है। क्या होता है स्टूडेंट? लो एनर्जी गैप होता है। तो ईजिली क्या कर जाएगा, ये एक्साइट कर जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि एक्साइटेशन हो जाएगा। एस और पी के ऑर्बिटल्स में स्टूडेंट लो एनर्जी गैप होता है, ये पक्का एक्साइट कर जाएगा। और अगर ये एक्साइट कर गया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये पक्की बात है कि एक एफ यहाँ लग जाएगा, एक एफ यहाँ लग जाएगा, एक एफ यहाँ लग जाएगा और एक एफ यहाँ लग जाएगा। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि एक एफ यहाँ लग जाएगा और एक एफ यहाँ लग जाएगा। और यदि ऐसा हुआ तो SiF4 बन जाएगा, SiF4 बन जाएगा। लेकिन सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या है, ये थर्ड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड एलिमेंट है। ये क्या है स्टूडेंट? थर्ड पीरियड एलिमेंट है। और यदि थर्ड पीरियड एलिमेंट है तो इस पे यहाँ पे वेकेंट डी ऑर्बिटल पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं? वेकेंट डी ऑर्बिटल। और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि सिलिकॉन और एफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें क्या है पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज कंट्रैक्शन हुआ होगा, डी ऑर्बिटल है तो ये खाली पड़े हैं। तो यदि मैं SiF4 पे 2 फ्लोरीन का अटैक करा दूं तो ये पक्का 2 फ्लोरीन को इन वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और पक्का SiF6 2 माइनस स्टूडेंट क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। SiF6 2 माइनस क्या कर जाएगा, पक्का एग्जिस्ट कर जाएगा, पक्का एग्जिस्ट कर जाएगा। अब बात करते हैं किसकी स्टूडेंट, अब बात करते हैं सर क्या SiCl6 2 माइनस एग्जिस्ट करेगा, ये SiCl6 2 माइनस एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट। वन एंड एक क्वेश्चन मैंने पीछे कराया है आपके सामने, ये SCl6 है, यस ये एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई दिक्कत नहीं है। SCl6 है, ये Cl माइनस, ये गलत है, ये Cl माइनस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि Cl भी अपने आप में देखिए दोनों कंपेरेबल साइज के हैं। किसके हैं स्टूडेंट? कंपेरेबल साइज के हैं, ये कोई परेशानी की बात नहीं है। तब भी ये सल्फर के साथ में यहाँ पे आएंगे तो क्राउडिंग होगी। क्या होगी? क्राउडिंग होगी। ये 6 के 6 Cl सल्फर के आसपास नहीं आ सकते हैं, तो ये यहाँ पे माइनस माइनस वाली बात गलत थी, माइनस नहीं है, माइनस तो उसमें SiCl6 में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। SiCl6 2 माइनस, तो देखिए सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है सिलिकॉन का स्टूडेंट वो होता है 14। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 14 होता है। और आप जानते हो इसके आउटर मोस्ट शेल में 3s यहाँ पे है, और थोड़ा सा नीचे बना लो, 3s यहाँ पे है, 3s में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 3p यहाँ पे है, 3p2 है, 3p2 है। और क्योंकि SiCl6 है, Si और क्लोरीन का चार्ज होता है, इसमें क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पक्का 3d ऑर्बिटल क्या हो चुके हैं, कंट्रैक्ट हो चुके हैं। 3d ऑर्बिटल क्या हो चुके हैं, कंट्रैक्ट हो चुके हैं। ये यहाँ एक्साइट कर जाएगा, एक्साइटेशन के बाद ये यहाँ पे आएगा, एक्साइटेशन के बाद यहाँ पे आएगा, यानी कि स्टूडेंट यहाँ पे 3s ये है और ये है, ये एक इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यहाँ पे ये पक्की बात है कि SiCl4 तो बन ही जाएगा, SiCl4 तो एग्जिस्ट करेगा, पक्का करेगा, SiCl4 क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। लेकिन हमको देखना है SiCl6 2 माइनस, तो यहाँ पे ये डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है, यानी कि ये प्राइमरी कंडीशन यहाँ वैलिड है, प्राइमरी कंडीशन यहाँ वैलिड है, प्राइमरी कंडीशन चलेगा क्योंकि प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल है स्टूडेंट, यहाँ प्राइमरी कंडीशन वैलिड है। और स्टूडेंट यहाँ पे सेकेंडरी कंडीशन भी वैलिड है, क्योंकि चार्ज कंट्रैक्शन फिनोमिना है, सेकेंडरी कंडीशन भी वैलिड है, सेकेंडरी कंडीशन भी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टूडेंट देखो सिलिकॉन और क्लोरीन,
सिलिकॉन और क्लोरीन, सिलिकॉन और क्लोरीन, अगर सिलिकॉन ये है तो क्लोरीन भी ऑलमोस्ट इतनी सी थोड़ी सी कंपेरेबल साइज है, लेकिन Cl माइनस तो और भी बड़ा हो जाएगा, Cl माइनस तो और भी बड़ा हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगर इस सिलिकॉन के 4 तो आ गए, ऑलरेडी Cl माइनस हो सकता है एक Cl माइनस आ जाए, लेकिन छठे Cl माइनस को दिक्कत होगी, तो यहाँ पे SiCl6 माइनस एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। SiCl6 माइनस ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। यानी कि स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर सिलिकॉन के चारों तरफ CLi 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 और एक बहुत भारी Cl माइनस आया तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। 5 Cl माइनस 2 Cl माइनस आए तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और इसके रीजन है ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट किसकी, कि आउट ऑफ F3 माइनस Cl3 माइनस और Br3 माइनस और स्टूडेंट I3 माइनस, यानी कि ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है। क्या है बच्चे? ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है। मैं अभी इनको पढ़ाऊंगा आपको, अभी थोड़ी देर में पढ़ाता हूँ इसे इंटर हेलोजन कंपाउंड को। ये पॉलीहलाइड्स में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? तो सीधी सी बात है, फ्लोरीन है, सेकेंड पीरियड है तो प्राइमरी कंडीशन में फेल हो जाएगा, फेल्स इन प्राइमरी कंडीशन। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? फेल्स इन प्राइमरी कंडीशन। ये प्राइमरी कंडीशन में क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा। प्राइमरी कंडीशन में स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा? फेल कर जाएगा। और ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाएगी। Cl3 माइनस इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। Cl3 माइनस Cl3 माइनस एग्जिस्ट नहीं करेगा ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इसमें रिपल्सन होगा ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए Cl2 मॉलिक्यूल बन गया, Cl2 मॉलिक्यूल बन गया तो इस Cl2 मॉलिक्यूल पे आप देखिए 3 लोन पेयर है। क्या है स्टूडेंट? 3 लोन पेयर है। अगर इसके साथ में Cl माइनस आएगा तो यहाँ पे होगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। क्या होगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, ये कर जाएंगे Br3 माइनस भी और I3 माइनस भी, क्योंकि यहाँ पे वेकेंट डी ऑर्बिटल तो है ही, ऊपर से ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो है ये मिनिमाइज हो जाएगा। ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो है ये क्या हो जाएगा? मिनिमाइज हो जाएगा। चलो, तो ये मैं अभी आपको इंटर हेलोजन कंपाउंड्स पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ बच्चे? इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बताता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ? इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का मैं आपके सामने डिस्कशन करता हूँ, और थोड़ा छोटे में लिख देता हूँ। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। क्या बच्चे? इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स स्टूडेंट, जब एक हेलोजन दूसरी हेलोजन से जुड़ती है, जब एक हेलोजन दूसरी हेलोजन से जुड़ती है तो हम उसको बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर हेलोजन कंपाउंड यानी कि इंटर हेलोजन कंपाउंड इस प्रकार के हो सकते हैं, XXN टाइप के हो सकते हैं, XXN टाइप के हो सकते हैं। और ये तभी एग्जिस्ट करेंगे, ये तभी एग्जिस्ट करेंगे, ये will exist only if central halogen is more electronegative is
more electronegative than side halogens। स्टूडेंट याद रखना मैं क्या कह रहा हूं कि ये तभी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा यदि सेंट्रल हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, साइड हेलोजन से। क्या कहना चाहते हो सर? देखिए स्टूडेंट, एक्स और यहाँ पे अगर मैं एक्स डैश और यहाँ पे क्या एक्स डैश जोड़ूं, तो अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साइड एटम्स यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यदि सेंट्रल हेलोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पे चार्ज कंट्रैक्शन फिनोमिनन लग जाएगा। क्या लग जाएगा स्टूडेंट? चार्ज कंट्रैक्शन फिनोमिनन लग जाएगा, चार्ज कंट्रैक्शन फिनोमिनन लग जाएगा। और यही कारण है कि BrCl3 एग्जिस्ट कर जाएगा। स्टूडेंट, BrCl3 क्या कर जाएगा? एग्जिस्ट कर जाएगा। BrCl3 विल एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि ये रहा Br, ये रहा Cl, ये रहा Cl, ये रहा Cl, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसमें क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या लग जाएगा? बोलिए स्टूडेंट, चार्ज कंट्रैक्शन फिनोमिनन लग जाएगा। क्या लग जाएगा स्टूडेंट? बोलो, चार्ज कंट्रैक्शन फिनोमिनन लग जाएगा। और यदि चार्ज कंट्रैक्शन फिनोमिनन लग जाएगा तो आप जानते हो कि BrCl3 क्या कर जाएगा? एग्जिस्ट, परंतु ClBr3 एग्जिस्ट नहीं करेगा। ClBr3 एग्जिस्ट नहीं करेगा। स्टूडेंट, बी कॉशियस कि ClBr3 एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। ClBr3 एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। चलो बच्चे, इसको हम और करते हैं। तो बी कॉशियस BrCl3 एग्जिस्ट कर जाएगा, यानी कि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के लिए सेंट्रल हेलोजन स्टूडेंट क्या होनी चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नहीं सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया। सेंट्रल हेलोजन क्या होनी चाहिए? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होनी चाहिए। सेंट्रल हेलोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होनी चाहिए। सेंट्रल हेलोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होनी चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होनी चाहिए। और साइड हेलोजन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होनी चाहिए। साइड हेलोजन क्या होनी चाहिए? है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि जब साइड हेलोजन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगी तभी सेंट्रल हेलोजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इंटर हेलोजन, या तो स्टूडेंट इंटर हेलोजन कैसे बन सकते हैं? या तो एक्स टाइप की बन सकती हैं, या फिर ऐसे बन सकती हैं एक्स डैश 3 टाइप की मिल सकती है अगर ये एक्स सेंट्रल एटम है, या फिर क्या होगा कि ये एक्स डैश 5 टाइप की बन सकती हैं, और एक्स डैश 7 टाइप की बन सकती है। क्या कहना चाहते हो आप? क्या कहना चाहते हो? जैसे यहाँ पे ICl बन सकता है। क्या बन सकता है? यहाँ पे ICl बन सकता है। यहाँ पे अभी मैंने देखा था BrF3 बन सकता है, BrCl3 बन सकता है। यहाँ पे IF5 बन सकता है फॉर एग्जाम्पल के रूप में, और यहाँ पे क्या बन सकता है? IF7 बन सकता है। क्या बन सकता है? IF7। चलो इस बात को डिस्कस करते हैं। वो कैसे? अगर स्टूडेंट हम X ले लें, और X में बात करेंगे क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, तो आप जानते हो अगर मैं बात करूं तो इन सब में क्या होगा स्टूडेंट? NH2 होगा। क्या होगा? NH2 होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे। और इसमें स्टूडेंट आपको ये भी समझना है कि यहाँ पे NH2 है। क्या है? NH2 है। और यहाँ पे आपके पास में रहेगा NP5। क्या रहेगा? NP5 1 2 3 4 5। क्या रहेगा? NP5 रहेगा। NH2 NP5 रहेगा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे ND होगा। क्या होगा स्टूडेंट? ND होगा। तो ND होगा तो देखिए एक तो कोई भी आके जुड़ सकता है। मान लीजिए एक ये किसी X का है, तो यहाँ पे कोई भी X डैश आके जुड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इसका एग्जाम्पल दो। इसका एग्जाम्पल हो सकता है ICl हो सकता है, ICl इसका एग्जाम्पल हो सकता है, और आप चाहो तो ClF इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ये एक्सेट्रा एग्जाम्पल हो सकते हैं। लेकिन अब x प्राइम के बाद स्टूडेंट x प्राइम 2 नहीं आएगा।
एक्स प्राइम टू नहीं आएगा, क्योंकि जब ये एक्साइट होगा डी ऑर्बिटल्स में, जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा किसमें, डी इलेक्ट्रॉन में, यानी कि जब मैं फर्स्ट एक्साइटेशन करूंगा, क्या करूंगा स्टूडेंट, मैं फर्स्ट एक्साइटेशन करूंगा। जब मैं स्टूडेंट इसके अंदर फर्स्ट एक्साइटेशन करूंगा तो इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्या करूंगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यानी कि यदि मैंने यहाँ पे क्या है NH2, क्या है NH2 है, और मैंने फर्स्ट एक्साइटेशन कर दिया, क्या कर दिया है स्टूडेंट, फर्स्ट एक्साइटेशन कर दिया है, फर्स्ट एक्साइटेशन कर दिया है। अगर मैंने फर्स्ट एक्साइटेशन कर दिया, देखिए स्टूडेंट, अगर मैंने यहाँ से वो कर दिया तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ, और यहाँ पे पहले तीन क्या थे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, 3 लोन पेयर थे, अब वो 2 ही बचेंगे। क्या बचेंगे बच्चे, 2 ही बचेंगे। यानी कि बच्चे यहाँ पे ये रह जाएगा, और एक यहाँ, और एक यहाँ, और एक पहुँच जाएगा डी में। किस में पहुँच जाएगा, डी में पहुँच जाएगा। ये NH2 है, ये NP5 NS है, और ये NP है, ये NS है, ये NP है, और ये क्या है, ND है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आया तो अब यहाँ पे डैश जुड़ सकती है, कितनी, 3 एक्स डैश जुड़ सकती है, 3 एक्स डैश जुड़ सकती है, 3 एक्स डैश जुड़ सकती है। तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं 4 एग्जाम्पल के रूप में हमने BrCl3 देखा ही था, हम ClF3 भी देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, ClF3 देख सकते हैं, और BrF3 देख सकते हैं। बस हमको देखना यह कि साइड हेलोजेंस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। फर्स्ट एक्साइटेशन, हम स्टूडेंट सेकंड एक्साइटेशन भी कर सकते हैं। अगर हमने सेकंड एक्साइटेशन करा तो ये यहाँ चला जाएगा। अगर मैंने सेकंड एक्साइटेशन करा तो यहाँ पे ये NS, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये 1 2 3, और यहाँ पे पहुँच गए डी में पहुँच गए। अब मेरे पास में 2 इलेक्ट्रॉन, अगर ये एक्स है तो यहाँ पे कोई भी एक्स डैश आ सकता है, कोई भी एक्स डैश आ सकता है, कोई भी एक्स डैश आ सकता है, और कोई भी एक्स डैश आ सकता है। यानी कि मैंने बना दिया एक्स डैश 5, और इनके मेरे पास में एग्जाम्पल हो सकते हैं BrF5 हो सकता है, और मेरे पास IF5 हो सकता है। क्या हो सकता है स्टूडेंट, IF5। अब जरा देखो, पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो कोवेलेंसी 1 है, यहाँ पे कोवेलेंसी कितनी है, जब ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी 1 है, और जब हम फर्स्ट एक्साइटेशन में गए तो कोवेलेंसी क्या है, 3 है, और जब हम सेकंड एक्साइटेशन में गए तो कोवेलेंसी क्या है, कोवेलेंसी 5 है। यानी कि आप देखें तो ईच एक्साइटेशन इज इंक्रीजिंग द कोवेलेंसी ऑफ एक्स हैलोजन बाई 2। ईच एक्साइटेशन इज इंक्रीजिंग द कोवेलेंसी ऑफ थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड्स एलिमेंट्स बाई टू। कोवेलेंसी 2 से बढ़ जाती है। अगर मैं बात करूं थर्ड एक्साइटेशन की, किसकी बात करूं, थर्ड एक्साइटेशन की, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये 5 है तो थर्ड एक्साइटेशन में 5 आएगा, 7 आएगा, 2 से बढ़ जाएगी, क्योंकि थर्ड एक्साइटेशन में ये यहाँ चला जाएगा। ये सेकंड एक्साइटेशन के लिए था, और थर्ड एक्साइटेशन में क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि सारे की सारी ये क्या हो जाएंगे, 1 2 3, और यहाँ पे आ जाएंगे ये 1 2 3, और यहाँ पे फिर जुड़ जाएगा। मान लीजिए कि अगर ये x है तो यहाँ पे x डैश, यहाँ पे x डैश, x डैश, x डैश, x डैश, x डैश, x डैश, बस x डैश। साइड हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए सेंट्रल हेलोजन से, तो यहाँ पे बन जाएगा IF5। क्या बन जाएगा, IF5, सॉरी IF5 एग्जिस्ट करेगा, IF7 एग्जिस्ट करेगा, IF7 बन जाएगा। क्या बन जाएगा स्टूडेंट, IF7 बन जाएगा। और ईच एक्साइटेशन, यहाँ पे लिख देता हूँ, ईच एक्साइटेशन increases the covalency by 2। तो यहाँ पे देखिए
कि ये वेरिएबल कोवेलेंसी शो कर रहा है। और वेरिएबल कोवेलेंसी मैंने बताया था एक एप्लीकेशन है एक्साइटेशन थ्योरी की, वेरिएबल कोवेलेंसी क्या वेरिएबल कोवेलेंसी बन रही है, क्या बन रही है बच्चे, वेरिएबल कोवेलेंसी बन रही है। जैसे वेरिएबल कोवेलेंसी बन रही है, वेरिएबल कोवेलेंसी का मतलब एक्स डैश 3 एक्स डैश 5 एक्स डैश 7 और ये सब क्या है, वेरिएबल कोवेलेंसी है। क्या है, वेरिएबल कोवेलेंसी है। और ये जो मेरी लास्ट एप्लीकेशन थी, ये मेरी क्या थी, लास्ट एप्लीकेशन थी स्टूडेंट, किसकी बोलो, किसकी स्टूडेंट, ये लास्ट एप्लीकेशन थी ये वेरिएबल कोवेलेंसी चार्ज कंट्रैक्शन फिनोमिनन की, चार्ज कंट्रैक्शन फिनोमिनन की। अब बात करते हैं स्टूडेंट हम कंपाउंड्स ऑफ जीनॉन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ जीनॉन। अब बात करते हैं हम कंपाउंड्स ऑफ जीनॉन, कंपाउंड्स ऑफ जीनॉन किसकी बात करते हैं, कंपाउंड्स ऑफ जीनॉन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जीनॉन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जीनॉन, कंपाउंड्स ऑफ जीनॉन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जीनॉन की बात करते हैं स्टूडेंट। कंपाउंड्स ऑफ जीनॉन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जीनॉन की बात करते हैं। तो अगर हम जीनॉन की बात करें तो आपको मालूम है जीनॉन तो एक इनर्ट गैस है। क्या है स्टूडेंट, इनर्ट गैस है। अगर इनर्ट गैस है तो देखिए NH2 और NP6 होगा, NP6 होगा, सॉरी NH2 और NP6 होगा, NH2 होगा, इसमें क्या होगा स्टूडेंट, NH2 होगा और इसमें क्या होगा, NP6 होगा, NP6 होगा। अगर इनर्ट गैस में देखो क्या है, हीलियम होता है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और जीनॉन। जीनॉन तो आता है यानी कि 5th पीरियड का है, किसका है, 5th पीरियड का है जीनॉन, 5th पीरियड का है। तो मैं कह सकता हूँ कि 5s2 की जगह और इसकी जगह ये मैं कह सकता हूँ कि ये 5s2 है और ये क्या है, 5p6 है। तो यहाँ पे 5d अवेलेबल है स्टूडेंट, बोलो क्या अवेलेबल है स्टूडेंट, यहाँ पे 5d अवेलेबल है और 5d अवेलेबल है। तो ये तो इनर्ट गैस है। तो ऑक्टेट तो ये कहता है, लुईस ऑक्टेट रूल ये था कि सेंट्रल एटम ट्राइज टू अचीव, कोई भी एलिमेंट कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये है कि ट्राई टू अचीव इट्स ऑक्टेट। तो जीनोन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसको रिएक्शन में पार्ट नहीं लेना चाहिए था अकॉर्डिंग टू लुईस ऑक्टेट रूल। परंतु ये कंपाउंड बनाता है, किसके साथ बनाता है, जिनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और पीरियोडिक टेबल में जो जीनॉन को भी विवश कर सकते हैं कंपाउंड बनाने के लिए वे दो हैं, एक है फ्लोरीन, एक है फ्लोरीन और एक है ऑक्सीजन, एक है फ्लोरीन और ऑक्सीजन। जैसे ही मैंने जीनॉन के साथ में फ्लोरीन लगाई, फ्लोरीन पे निगेटिव और इसमें पॉजिटिव, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 हाईएस्ट इन पीरियोडिक टेबल, एक्साइट कर देगा। क्या कर देगा, एक्साइट कर देगा। और जैसे ही एक्साइट हुआ, जैसे ही एक्साइट हुआ 5s2 और ये हो गया 1 2 3 4 5 और यहाँ पे डी में आ गया एक इलेक्ट्रॉन, डी में आ गया एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे F आ गया। तो ये बना सकता है HCF2 बना सकता है। क्या बना सकता है स्टूडेंट, ये HCF2 बना सकता है, HCF2 बना सकता है। उसी प्रकार ये फिर और एक्साइट कर सकता है। मान लीजिए मैंने कहा HCF2 बन जाएगा, फिर HCF4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, HCF4 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को फिर एक्साइट कर देगा। यानी कि अगर हम सेकंड एक्साइटेशन में गए, सेकंड एक्साइटेशन में गए, अब जैसे ही हम सेकंड एक्साइटेशन में गए तो यहाँ पे ये और यहाँ पे आ गए स्टूडेंट 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड, और ईच एक्साइटेशन इंक्रीजेस द कोवेलेंसी बाय 4। HCF3 तो नहीं बनेगा, परंतु 4, यहाँ पे एक F आ सकता है, यहाँ पे एक F आ सकता है, यहाँ पे एक F आ सकता है, HCF4 बन सकता है। और स्टूडेंट फिर थर्ड एक्साइटेशन कराएगा तो थर्ड एक्साइटेशन में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा। आगे मूव करते हैं थर्ड एक्साइटेशन में, यानी कि ये सारे
ये सारे वो हो जाएंगे, अनपेयर्ड हो जाएंगे थर्ड एक्साइटेशन में। अगर मैं XC की बात करूं तो ये तो यही रहेगा, और स्टूडेंट यहाँ पे 3p में सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अनपेयर्ड हो जाएंगे, सारे के सारे क्या हो गए हैं, अनपेयर्ड। और 3D में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, 3। तो XCF6 बन सकता है, XCF6 बन सकता है, XCF6 बन सकता है, यानी कि XCF6 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। अब बच्चे ये थर्ड एक्साइटेशन तक, क्या फोर्थ एक्साइटेशन करा सकता है फ्लोरीन? हाँ, फोर्थ एक्साइटेशन क्लोरीन करा सकता है, क्लोरीन फोर्थ एक्साइटेशन करा सकता है, इसको यहाँ भेज सकता है, भेज सकता है, एक्साइटेशन में कोई दिक्कत नहीं है, फ्लोरीन एक्साइटेशन करा देगा, फ्लोरीन 4 एक्साइटेशन करा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ एक्साइटेशन भी क्लोरीन क्या करता है, करा सकता है। और यहाँ पे फोर्थ एक्साइटेशन हुआ, 4 एक्साइटेशन करा सकता है, और यदि 4 एक्साइटेशन हुआ तो यहाँ पे 1 2 और ये 3 3 3 6 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो XCF8 बनेगा, बट ये नहीं बनता है, XCF8 डजंट एग्जिस्ट। क्यों नहीं? रीजन है फिर स्टेरिक क्राउडिंग, क्योंकि XC को जब 8 फ्लोरीन लगे तो उसका साइज तो और कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। देखिए XC और फ्लोरीन बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, डी ऑर्बिटल और कॉन्ट्रैक्ट होते चले जाएंगे तो इसका साइज बिल्कुल बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। XCF8 एग्जिस्ट नहीं, एक्साइटेशन तो करा देगा फ्लोरीन, बट XCF8 विल नॉट एग्जिस्ट। यानी कि बच्चे मैं ये कह सकता हूँ XCF8 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, परंतु हाँ जरा समझिए, जब हमने XCF4 बनाया था, XCF4 के अलावा XCO2 भी बन सकता है। XCO2 क्यों बन सकता है? देखिए बच्चे, XCO2 बन सकता है क्योंकि ऑक्सीजन एक तो सिग्मा बॉन्ड बना लेगा और एक पाई बॉन्ड, चलो मैं बताता हूं। XCO2 बन सकता है, ये XCF8 नहीं बन सकता, लेकिन XCO4 बन सकता है। XCO4 कैसे बन सकता है सर? देखो कैसे बन सकता है, 4 ऑक्सीजन तो सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, 4 ऑक्सीजन क्या बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, 4 ऑक्सीजन क्या बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, इसके साथ में 4 ऑक्सीजन तो बना लेंगे सिग्मा बॉन्ड। क्या अगर मान लो XCO4 लाया, क्या लाया बच्चे, XCO4 लाया, तो ये O तो O एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक पाई बॉन्ड बनाएगा, O एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक पाई बॉन्ड बनाएगा, O एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक पाई बॉन्ड बनाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और एक क्या बनाएगा स्टूडेंट, पाई बॉन्ड बनाएगा। यानी कि XCO4 तो एग्जिस्ट करेगा, XCO4 तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन क्या नहीं एग्जिस्ट करेगा, XCF8 नहीं एग्जिस्ट करेगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं स्टूडेंट, XCF2 एग्जिस्ट करेगा, XCF4 एग्जिस्ट करेगा, XCO2 पक्का एग्जिस्ट करेगा, XCF6 पक्का एग्जिस्ट करेगा, XCO3 एग्जिस्ट करेगा, XCF8 एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन XCO4 एग्जिस्ट करेगा, XCF4 एग्जिस्ट करेगा। तो बच्चे जीनोन, मैं कहता हूं जीनोन, अगर आप XCF6 में देखें तो जीनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6, लेकिन XCO4 में देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट जीनोन की क्या है, +8। यानी कि जीनोन सोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट विद ऑक्सीजन, नॉट विद फ्लोरीन। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो ऑक्सीजन के साथ दिखाएगा, क्योंकि XCO4 एग्जिस्ट करता है बट XCF8 एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ जरूरी है कि XCF8 माइनस एग्जिस्ट करता है, XCF8 माइनस एग्जिस्ट करता है, और इसकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, इसकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, XCF8 माइनस तो एग्जिस्ट करेगा,
लेकिन F8 एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो जीनॉन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट ऑक्सीजन के साथ दिखाएगा, फ्लोरीन के साथ नहीं दिखाएगा। इसी के साथ स्टूडेंट चार्ज, contraction theory, covalency, everything today I have finished. In next class we will meet with valence bond theory. Till then, Jai Hind, Jai Shri Ram.